ये कहानी है ममता की, जिसके लिए उसके बेटे अखिल से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ममता बहुत गरीब थी। 4 साल पहले उसके पति शिवपाल की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। पति के गुजर जाने के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी ममता पर ही आ गई थी। उसने घर चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। अखिल बड़ा हो रहा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। बड़ी मुश्किल से ममता उसके स्कूल की फीस का इंतजाम कर पाती थी। एक दिन अचानक अखिल के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। ममता उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने अखिल की जांच की और फिर ममता से कहा, ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, बाहर मेडिकल से ले लेना। और समय पर बच्चे को खिलाते रहना। फूड पॉइजनिंग हुई है, जल्दी ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता ने घर आने के बाद अखिल का पूरा ध्यान रखा। वो कुछ दिनों तक काम पर भी नहीं गई। अखिल की तबीयत जल्दी ही ठीक हो गई, तो ममता वापस काम पर जाने लगी। एक दिन अखिल ने ममता से पूछा, माँ, जिन अंकल के पास आप मुझे लेकर गई थी, वो कोई जादूगर थे क्या? नहीं बेटा, वो कोई जादूगर नहीं, डॉक्टर थे। डॉक्टर कौन होते हैं माँ? उन्होंने मेरे पेट का दर्द कैसे गायब कर दिया? बेटा, डॉक्टर हमारे शरीर के बारे में सब जानते हैं। इसीलिए हमारी कोई भी तकलीफ कैसे दूर करनी है, यह उन्हें अच्छे से पता होता है। वो कैसे? उन्हें सब कैसे पता होता है माँ? बहुत सारी पढ़ाई करके। बहुत मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, अब बहुत बातें हो गई। मैं जा रही हूँ। रसोई में खाना रखा है, समय पर खा लेना, ठीक है? ममता अपने काम पर चली जाती है। अखिल पूरा दिन अपनी माँ की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहता है। और शाम को जैसे ही ममता घर वापस आती है, तो वह ममता से कहता है, माँ, मैंने एक फैसला किया है। अच्छा, और क्या फैसला किया मेरे बेटे ने? मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनूंगा। सबको 1 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। और उसके लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई भी करूंगा। अखिल की आंखों में चमक थी, जिससे ममता को पता चल गया था कि उसका इरादा कितना पक्का है। वो भी अखिल को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यही सोचकर वह कुछ नहीं बोल पाई और एक टक अखिल को देखती रही। अखिल ने ममता को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ बेटा। तू बड़ा होकर डॉक्टर जरूर बनेगा मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है। अखिल खुश होकर अपनी माँ के गले लग जाता है। लेकिन ममता सोच में पड़ गई थी। घर का खर्च तो उसने किसी तरह संभाल रखा था, लेकिन अखिल को मेडिकल की पढ़ाई करा पाना उसके बस की बाहर की बात थी। लेकिन वो अखिल के सपने को तोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। ममता ने कई और घरों का काम पकड़ लिया, काफी पैसे बचाने लगी। लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस भरने के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं थे। अखिल ने 12वीं कक्षा में टॉप किया था। उधर ममता को चिंता खाए जा रही थी। एक दिन ममता जब एक फ्लैट में काम कर रही थी, तभी उसने फ्लैट के मालिक अखिलेश को फोन पर बात करते हुए सुना। क्या? ये क्या कह रहे हो? अरे यार, तुम्हें भी कोई डोनर नहीं मिला? हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कैसे बचाऊंगा अपनी बेटी को? सुनो, जमीन आसमान एक कर दो, कहीं से भी डोनर लेकर आओ। पैसे की चिंता मत करो तुम। जो भी इस वक्त मेरी मदद कर देगा, मैं उसे अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। अखिलेश फोन काटने के बाद रोने लगता है। उसकी पत्नी आशा उसे संभालती है। यह सब देखकर ममता से रहा नहीं गया। उसने अपनी मालकिन आशा से पूछा, क्या हुआ मेम साहब? ममता, हमारी बेटी किरण की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। उसे तुरंत एक किडनी चाहिए, नहीं तो वो बच नहीं पाएगी। किसी की भी किडनी मैच नहीं हो रही। एक आदमी की किडनी मैच हुई भी तो उसने देने से मना कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें हम। ये कहते ही आशा की आंखें भर आती हैं। ममता को भी बहुत दुख होता है। फिर कुछ सोचकर वो आशा से कहती है, मेम साहब,
आप मेरी जांच भी करवा लो। क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। क्या तुम सच कह रही हो ममता? एक बार फिर सोच लो। जी मालकिन, मैंने सोच लिया। आशा तुरंत अपने पति अखिलेश को ये बात बताती है। वो दोनों उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां अखिलेश की बेटी किरण भर्ती थी। डॉक्टर जांच करते हैं। ममता की किडनी किरण से मैच हो जाती है और ममता अपनी किडनी देने को तुरंत राजी हो जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं, देखिए, इनकी किडनी पेशेंट से तो मैच हो गई है, लेकिन एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब? इनकी एक किडनी तो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रही है और उसी किडनी को हम किरण में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन उनकी दूसरी किडनी पहले से ही बहुत कमजोर है। इसीलिए सिर्फ उसी कमजोर किडनी के साथ उन्हें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि अगर ये ऑब्जर्वेशन में रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर अखिलेश ममता को आस भरी नजरों से देखने लगता है, पर कहता कुछ नहीं। ममता एक पल भी नहीं सोचती और अखिलेश से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मालिक, मैं अब भी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश ममता के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है, आप नहीं जानती, मेरी बेटी को बचाकर आप मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रही हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपना सारा पैसा आपको देने को तैयार हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी की जान इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। नहीं नहीं मालिक, किरण मेम साहब अच्छी हो जाएंगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे अपनी किडनी का मोल मांग रही हूँ। पर हाँ, मुझे भी आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। बताओ ममता, क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? मेम साहब, मेरा बेटा अखिल पढ़ाई में बहुत अच्छा है। हर बार अपनी क्लास में सबसे आगे रहता है। वो बहुत छोटा था, तब से ही उसने एक सपना देखा है, बड़ा होकर डॉक्टर बनने का। उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है मेम साहब, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे आगे मेडिकल कॉलेज भेज सकूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके बेटे की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से मेरी। आप तो ये बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बस मालिक, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। अखिलेश और आशा ममता को देखते रह जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि ममता अपने बेटे के सपने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने को भी तैयार थी। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए 2 दिन बाद की तारीख तय की। ममता ने ये बात अखिल से छिपा कर रखी। उसने किसी बहाने से उसे अपनी बहन के घर भेज दिया और 2 दिन बाद उसकी किडनी किरण को ट्रांसप्लांट कर दी गई। किरण अब खतरे से बाहर थी, लेकिन ममता की हालत खराब होने लगी। पहले ऑपरेशन की तकलीफ और फिर एक कमजोर किडनी के साथ उसका काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ ही दिनों बाद अखिल अपनी मौसी के घर से वापस आ गया। उसने ममता की खराब हालत देखी तो चौंकते हुए ममता से बोला, अरे क्या हुआ माँ? क्या हुआ आपको? जब मैं गया था तब तो आप बिल्कुल ठीक थीं, और आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूं मैं। अब बुढ़ापा आ रहा है ना, बस उसी का असर है। थोड़ा सा दर्द है पेट में, बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, और करो काम। कितनी बार समझाया है कि आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ ना ट्यूशन, और मैं समझ गया हूँ माँ कि कुछ भी कर लूँ, पर डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेडिकल कॉलेज की फीस भरने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होना माँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मैं बच्चों को पढ़ाकर घर चलाऊंगा और आप बस अब से आराम करोगी। लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं मानोगी। मैं जा रहा हूँ, और जहां जहां आप काम के लिए जाती हैं वहां जाकर खुद ही कहकर आता हूं कि आप कल से काम पर नहीं आओगी। अरे, ये क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। सुन, रुक जरा। अखिल रुक तो सही, मेरी बात तो सुन ले बेटा। ममता अखिल को आवाज लगाती रह जाती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो हर उस घर में जाता है जहां ममता काम करती थी और ममता के काम छोड़ने के बारे में बता देता है। वो अखिलेश के घर भी पहुंचता है। आशा उसे देखकर तुरंत पहचान लेती है। वो तुरंत अखिलेश को बुलाती है और कहती है,
देखिए तो, अखिल आया है। ये ममता का बेटा है। अच्छा, तो तुम हो अखिल। बहुत खुशी हुई बेटा तुमसे मिलकर। आओ आओ अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं बेटा। अखिल को समझ नहीं आता कि आशा और अखिलेश उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे थे। फिर भी वो घर के अंदर चला गया। फिर अखिलेश ने अखिल से कहा, मानना पड़ेगा बेटा, धन्य है तुम्हारी माँ। और सचमुच तुम भी तारीफ के काबिल हो। अपने सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करते हो। जी जी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली है, तो मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा। तुम्हारी माँ ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कुछ भी कर लूं, पर उनकी इस मदद का मोल नहीं चुका पाऊंगा कभी। मैं जब भी अपनी किरण को अपने सामने सही सलामत देखता हूं, तो उनका बलिदान मुझे याद आता है। मेडिकल की पढ़ाई और माँ ने क्या किया है आपके लिए, मुझे बताइए, सब बताइए मुझे। अखिलेश उसे सारी बात बताता है। सब कुछ जानकर अखिल बहुत दुखी होता है। वो तुरंत वापस घर जाता है और अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। ममता उसे उठाती है और वो समझ गई थी कि अखिल सब जान गया है। उसने अखिल के आंसू पोंछे और कहा, मत रो बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली, लेकिन अगर तेरा सपना अधूरा रह जाता तो मैं चैन से मर भी नहीं पाती बेटा। अब तू खूब मेहनत कर और जल्दी से एक डॉक्टर बन जा। मैं तुझे डॉक्टर बनते देखना चाहती हूँ बेटा। अखिल ममता को गले लगा लेता है और फिर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट जाता है। उसका सिलेक्शन हो जाता है और अखिलेश की मदद से शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो जाता है। वो जानता था कि ममता जिस किडनी के सहारे जी रही थी वो बहुत कमजोर थी। इसीलिए वो नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी स्पेशलिस्ट बनने के लिए पढ़ता है और ममता का पूरा ख्याल रखता है। ममता भी अब बहुत खुश थी। एक कमजोर किडनी के साथ भी वो बहुत अच्छे से जी रही थी, क्योंकि अखिल के साथ साथ उसका सपना भी तो पूरा होने वाला था। ये कहानी है रुपेश की। रुपेश बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। वो मेहनती तो था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जिस भी काम में हाथ डालता, ना उम्मीदी ही हाथ लगती थी। हालत ये हो गई कि अब कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे ही एक दिन की बात है। तुमने 6 महीने का वक्त मांगा था, वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब और वक्त नहीं है मेरे पास। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सीमा, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। मेरा काम बस होने ही वाला है। होने वाला है, होने वाला है। कब से यही राग अलाप रहे हो तुम। थक गई हूं मैं अब। तुम्हारे बहाने सुन सुन के अब परेशान हो चुकी हूं मैं। मुझे अब तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं बस तुमसे यही कहने आई हूं कि ये आखिरी मुलाकात है हमारी। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। और इतना कहकर सीमा वहां से चली गई। रुपेश सीमा को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सीमा एक अमीर परिवार से थी, जिसकी बराबरी कर पाना रुपेश के बस से बाहर की बात थी। सीमा उसे छोड़कर जा चुकी थी। रुपेश उदास मन के साथ घर पहुंचा तो उसे देखते ही उसकी माँ ने उससे कहा, अरे रुपेश, आ गया बेटा। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सुन, छठ पूजा आने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि। माँ, कुछ मत सोचो तुम। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अरे, लेकिन तूने ही तो कहा था कि इस बार छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएंगे। तूने जो काम शुरू किया था अपना नया, उसका क्या हुआ? वो भी पहले की तरह ठप हो गया माँ। जिस दोस्त के साथ मैंने वो काम शुरू किया था, उसने उसने मुझे धोखा दे दिया और वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। लगता है लोग ठीक ही कहते हैं मेरे बारे में। मेरी कामयाबी का सूरज कभी नहीं उगेगा। मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं रुपेश, ऐसा मत बोल बेटा। मुझे पूरा विश्वास है, छठी मैया की कृपा से कुछ न कुछ हो ही जाएगा।
रुपेश अपने घर में अकेला कमाने वाला था। उसके पिता के देहांत के बाद से अपनी माँ और छोटे भाई दुर्गेश की जिम्मेदारी उस पर ही थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रुपेश इस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा पा रहा था। वो जिस भी काम में हाथ डालता उसे नुकसान ही हो रहा था। रुपेश का परिवार सालों से छठ पूजा का पर्व मनाता आया था, लेकिन इस बार रुपेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह छठ पूजा के लिए जरूरी सामान खरीद सके। रुपेश के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि अमूमन उसके भोलेपन और उसकी सीधाई का लोग फायदा उठाते थे। रुपेश बहुत उदास था। वो रास्ते पर एक जगह बैठा हुआ था, तभी उसने कुछ लोगों को छठ पूजा का सामान बेचते हुए देखा। वे लोग गन्ने के बांस की टोकरियां, सूप वगैरह बेच रहे थे। रुपेश वो सामान खरीदना चाहता था। उसने अपनी जेबें टटोली जो बिल्कुल खाली थी। हे छठी मैया, ये मुझे किस पाप की सजा मिल रही है? मैं अपने परिवार के साथ आपकी पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन विधान के लिए जरूरी सामान खरीद सकूं इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। पास ही खड़े एक बुजुर्ग रुपेश की सारी बातें सुन रहे थे। वे रुपेश के पास गए और उससे बोले, अरे तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? तुम तो हट्टे कट्टे नौजवान हो। तुम नहीं जानते, भगवान भी हमेशा उसकी मदद करते हैं जो पहले खुद की मदद करता है। जी, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जिस काम में हाथ डालता हूं नुकसान ही कर लेता हूं। जरूर मुझ में ही कोई कमी है। बचपन से सोचता था कि कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, उगते सूरज की तरह सब मुझे सम्मान देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है जैसे मेरी उम्मीदों का सूरज उगने से पहले ही अस्त हो गया है। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी उगता सूरज देखा भी है? हाँ, क्यों नहीं, देखा है, कई बार देखा है मैंने। अच्छा, तो तुमने ये कैसे नहीं देखा कि आखिर सूरज उगता क्यों है? जी, मैं आपका मतलब कुछ समझा नहीं। बेटा, उगता सूरज प्रगति का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। सूरज का उगना और फिर अस्त हो जाना उसके खुद के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए है। मनुष्य को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। जब तक तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का सूर्योदय हो ही नहीं सकता। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे दूसरों का भी भला हो और मेरा भी? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इतना कहकर वे बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं। वो चले तो गए थे, लेकिन रुपेश को एक नई दिशा देकर गए थे। रुपेश गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसे सड़क पर बैठा एक भिखारी दिखाई देता है। वो भिखारी भीख में मिले खाने को खुद तो खा ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ सड़क के आवारा जानवरों को भी खिला रहा था। उस भिखारी को देखकर रुपेश को समझ आ गया कि उसे अब क्या करना है। वह तुरंत अपने घर की तरफ चल दिया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसके छोटे भाई दुर्गेश ने उसे देखते ही उससे कहा, भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। भैया, मेरे सारे दोस्त छठ पूजा के लिए नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं, मुझे भी चाहिए। आप कब दिलवाओगे? बाबा तो हर साल दिलाते थे। दिलवाऊंगा, जल्दी दिलवाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर ले मेरे भाई। दुर्गेश का सिर सहलाकर रुपेश सीधा अपने बाबा के पुराने संदूक के पास गया और उसे खोलकर उसमें से अपने बाबा का सामान बाहर निकालने लगा। उसे ऐसा करते देख उसकी माँ बिमला ने उससे कहा, अरे रुपेश, ये क्या कर रहा है तू? ये सब सामान बाहर क्यों निकाला है तूने? माँ, अब मैं भी बाबा की तरह। अरे लेकिन क्यों? तुझे तो कुछ बड़ा करना था ना, फिर ये सब? मेरी सोच गलत थी माँ। मैंने हमेशा बाबा के काम को छोटा समझा, लेकिन ये भूल गया
कि वो अपने काम में दूसरों की कितनी मदद करते थे। यही वजह थी कि उनके रहते हमें अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल रुपेश के बाबा एक सफाई कर्मी थे। रुपेश को कभी उनका काम पसंद नहीं था और उसने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो आगे चलकर ये काम नहीं करेगा। उसके बाबा ना सिर्फ मेहनत से अपना काम करते थे, बल्कि वो हमेशा दूसरों की मदद भी करते थे, जिसके बारे में रुपेश ने कभी सोचा ही नहीं। उसके बाबा ने बड़ी मुश्किलों से उसे पढ़ाया लिखाया और रुपेश उसी पढ़ाई लिखाई पर घमंड करने लगा था। उसे अपने बाबा की तरह सफाई का काम करने में अपनी बेइज्जती महसूस होती थी, लेकिन अब वो बदल गया था। उसे समझ आ गया था कि वो हर काम बड़ा है जिससे कमाई होती है और घर चलता है। वह तुरंत अपने बाबा का सफाई का सामान लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। उसने घर घर जाकर काम मांगना शुरू किया और फिर आखिरकार उसे एक बड़ी सोसाइटी में सफाई का काम मिल गया। इसी सोसाइटी में रुपेश के बाबा पहले सफाई का काम करते थे। उनके नाम से रुपेश को वहां काम मिल गया। उसने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि रुपेश का अच्छा नसीब ही था कि जो बुजुर्ग उसे एक दिन पहले रास्ते में मिले थे, उनका घर भी उसी सोसाइटी में था जहां रुपेश काम कर रहा था। उन्होंने जैसे ही रुपेश को सफाई का काम करते देखा तो उसके पास जाकर बोले, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। अरे साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, जो आपने उस दिन मुझे समझाया। आपने बिल्कुल सही कहा था। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, जैसे मेरे बाबा करते थे। वो पहले यहीं पर सफाई का काम करते थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? जी, सर्वेश, सर्वेश कुमार नाम था उनका। क्या तुम सर्वेश के बेटे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वो मेरे बाबा थे। कुछ साल पहले इसी सोसाइटी में हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। रुपेश की बातें सुनकर उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर रुपेश चौंक जाता है और उनसे पूछता है, साहब, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ साहब? बेटा, तुम्हारे बाबा की मौत जिस हादसे में हुई उसका शिकार मैं बनने वाला था। उस दिन मेरे ही फ्लैट में आग लगी थी, लेकिन सर्वेश ने बिना एक पल भी सोचे आग में कूदकर मेरी जान बचाई थी। पर वो खुद को नहीं बचा पाया। वो भगवान का खेल भी अजीब है। कितना ढूंढा मैंने सर्वेश के परिवार को, लेकिन तुम मुझे मिले भी तो ऐसे। बेटा, मैं कुछ भी करके सर्वेश का कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन तुम्हारी मदद करके मैं उसे थोड़ी खुशी जरूर दे सकता हूं। तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो पढ़े लिखे हो ना। तुम मेरे ऑफिस में काम करोगे अब से। रुपेश ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। ऐसा नहीं था कि उसे अब सफाई का काम करने में शर्म आ रही थी, बल्कि एक अच्छी नौकरी में उसे एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा था, जिसकी तरफ उसने कदम बढ़ा दिए थे। उसे समझ आ गया था कि कामयाबी का सूरज रात के अंधेरे को हिम्मत से पार करने के बाद ही देखने को मिलता है। वो बुजुर्ग उसे नौकरी पर रखने के साथ ही कुछ पैसे एडवांस भी देते हैं, जिससे रुपेश सबसे पहले छठ पूजा के लिए जरूरी सामान और अपनी माँ और भाई के लिए नए कपड़े खरीदता है और पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाता है। साथ ही पूरी मेहनत से अपनी नौकरी करने लगता है।